ये यूनिट 10 में ये जो टॉपिक आप लोगों का था, दूसरा नंबर टॉपिक, तो दूसरा नंबर टॉपिक था सूचना का अधिकार में पढ़ाया था, सिटीजन चार्टर पढ़ाया था, और शिकायत निवारण प्रणाली में ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त। तो इसमें जो है एक टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो उसको हम लोग को पढ़ना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इसका सामान्य पहलू जानना है। सामान्य पहलू का मतलब यह है कि उपभोक्ता का क्या अर्थ होता है, उपभोक्तावाद किसको कहा जाता है, इस कानून का कैसे हम लोग के यहाँ विकास हुआ, जैसे अर्थ क्या है, विकास कैसे हुआ। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सबसे पहले कानून जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो 1986 में जो अधिनियम बना था, इसकी भूमिका, सामान्य पहलू इसका क्या है, इसकी विशेषता क्या है, और फिर जो है इसकी क्या समस्या थी, भाई इसकी समस्या के कारण ही तो नया कानून 2019 में बनाया गया। अब जानते हैं, अब जो नया कानून बना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, और ध्यान रखिएगा कि ये 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। कानून 2019 में बना है, कानून 2019 में बना है और लागू 2020 में हुआ है। तो फिर इसका भूमिका, फिर इसकी विशेषता क्या है, फिर इसकी समस्या क्या है। भाई इस कानून की भी तो समस्या होगी। फिर हम लोग क्या करते हैं कि 1986 का जो कानून है और 2019 का जो कानून है, दोनों कानून में अंतर, इसको हम लोग लिख देते हैं पुराना कानून, इसको लिख देते हैं नया कानून। तो पुराने तथा नए कानून में अंतर, मतलब 1986 के कानून में और दूसरा जो है 2019 के कानून में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस जान लेते हैं। और अभी आप लोग पढ़ते होंगे पेपर में कि विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार की भी बात की गई 2020 में, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं बोल देता हूं। विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार, तो विद्युत नियम इसको कहा गया है, विद्युत नियम 2020। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। अब पहले थोड़ा सा समझिए, आप लोगों के नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जानिए कि उपभोक्ता का क्या मतलब होता है। भाई कोई भी व्यक्ति जो है, जो वस्तु और सेवा का चयन करता है, कोई वस्तु खरीदता है या कोई सेवा लेता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए कुछ पैसे खर्च करता है, मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं का या सेवाओं का उपभोग करता है। तो
लगभग सभी लोग करते हैं। तो सभी लोग करते हैं तो सभी लोग क्या हो गए? उपभोक्ता। अब मान लीजिए उपभोक्ता थोड़ा सा सचेत रहे, चैतन्यशील रहे, तो उपभोक्ता का शोषण नहीं होगा। मान लीजिए जैसे हम लोग आपको सेवा दे रहे हैं, आपको मान लीजिए नेट जीआरएफ का मैं कोर्स पढ़ा रहा हूं, तो आपसे बताया गया ना कि आपको टोटल नेट जीआरएफ का मटेरियल मिलेगा, 20,000 क्वेश्चन बैंक हम लोग बना के देंगे, जो भी सिलेबस है संपूर्ण सिलेबस पर कक्षा आपको वीडियो क्लासेस दी जाएगी। अब ये हम लोग नहीं देते हैं और आपसे पैसा ले लेते हैं, तो फिर आप उपभोक्ता हुए तो आप हमारे ऊपर केस करेंगे। तो अब यहां पर जो है, अब जानते हैं कि उत्तर आधुनिक समाज में शोषण की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। तो उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए, संरक्षा के लिए उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। अब जानते हैं कि इसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह सब कानून बना है और इसी से जुड़ा हुआ है उपभोक्तावाद। जैसे मैंने आपको बताया उपभोक्ता का क्या अर्थ है, अब इसी से जुड़ा हुआ है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद का मतलब अपनी रक्षा में स्वयं उपभोक्ताओं के द्वारा किया गया जो प्रयत्न है। भाई आप फोन करते हैं, आप हमको फोन करते हैं, मेल भेजते हैं, व्हाट्सएप पर लिखते हैं, तो ये सब जो चीजें हैं जो आप प्रयत्न करते हैं वो उपभोक्तावाद है। तो उपभोक्ता से जुड़ा हुआ जितना भी पहलू है उन सभी पहलुओं को उपभोक्तावाद कहा जाता है। और उपभोक्तावाद किससे संबंधित है? उपभोक्ता के आंदोलन से संबंधित है। और उपभोक्ता का जो आंदोलन है उसका क्या उद्देश्य है कि भाई कोई व्यापारी है, कोई विक्रेता है, सेवा प्रदान करने वाला है, तो वह ईमानदारी से अपने व्यवहार को करे, कथनी और करनी में वो अंतर न रखे। मान लीजिए बाजार में प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता में कोई लुभावना जो है विज्ञापन दे देता है, आप मान लीजिए उसी विज्ञापन में ही फंस जाते हैं। अब बाद में पता चलता है ये कुछ कराया ही नहीं कोर्स, कोई नोट्स ही नहीं दिया, प्रैक्टिस सेट ही नहीं दिया, तो आप अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो गुमराह करने वाले जो विज्ञापन हैं, जो मान लीजिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग भी तो मान लीजिए परीक्षा पास किए हैं। तो इस तरह की जो भी समस्या है उन समस्याओं पर विचार करना ही उपभोक्तावाद है। और इन्हीं सब चीजों से जो है, और यह जो पहलू है वो सरकार से भी संबंधित है, जनता से भी संबंधित है, और उपभोक्ताओं को उनके शोषण से बचाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती रहती है। इसी को कानूनी रूप देने के लिए कानून बनाया गया, आप जानते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ शब्द क्या है? उपभोक्ता संरक्षण। इसी से जुड़ा हुआ शब्द है उपभोक्ता संरक्षण। इसका मतलब यह हुआ कि आज उपभोक्ता जो है देख रहे हैं, रेमडेसिविर जो दवाई है, ऑक्सीजन है, उसकी जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। हाइड्रोजन वाले सिलेंडर में ही ऑक्सीजन भर दिया जा रहा है। उसके कारण देखिए नई नई बीमारियां आ गई। 3,000 की दवा जो है 30,000 में बेची जा रही है। तो हर जगह ठगी का जो माहौल है, नाप तौल में गड़बड़ी हो जाता है। पता 5 किलो सामान है, 4.5 किलो ही दिया गया। तो ये सब जो जमाखोरी है, कालाबाजारी है, मिलावट है, क्योंकि इन सब चीजों के लिए जो राजनेता हैं, जो अधिकारी हैं, उनका भी संरक्षण रहता है।
और उपभोक्ता संगठित नहीं है, इसलिए उपभोक्ता ठगा जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। और जानते हैं, उपभोक्ता आंदोलन में यह माना गया कि उपभोक्ता को उनके अधिकारों से परिचित कराया जाए, जो विक्रेता हैं उन लोगों के कर्तव्यों को बताया जाए। इसी से शब्द निकला है उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है व्यापार से जुड़ी हुई अनियमितता, व्यापार से जुड़ी हुई अनियमितता से आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदम उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। व्यापार से जुड़ी हुई जितनी भी अनियमितता है, उस अनियमितता से जो आम जनता है उसकी रक्षा करने के लिए जो भी कदम उठाया जाता है, जो भी उपाय किया जाता है, जो भी कानून बनाया जाता है, जो भी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, इन सभी पहलुओं को उपभोक्ता संरक्षण कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्तावाद क्या होता है, उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं इसके विकास पर भी चर्चा करता हूं कि भारत में ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये कैसे डेवलप हुआ है। तो आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 1966 में ही होती है। 1966 में जो है वो देखा जाए तो जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में जो है कुछ उद्योगपति आपस में मिलकर बॉम्बे में उपभोक्ता संरक्षण के लिए फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन की स्थापना की गई। फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन एक संस्था है, इसकी स्थापना की गई मुंबई में। तो मुंबई में जो स्थापना की गई, तो आप जानते हैं कि इसके बाद बहुत सारी इसकी शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में खोली गई। तो यहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। बाद में आप जानते हैं कि एक एनजीओ ग्राहक पंचायत, ग्राहक पंचायत जो एनजीओ है, इसकी स्थापना जो है वी.एम. जोशी द्वारा किया गया। वी.एम. जोशी, तो वी.एम. जोशी द्वारा जो है 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना की गई। इसके बाद अनेक राज्यों में जो है उपभोक्ता कल्याण हेतु जो है तमाम संस्थाओं की स्थापना हुई। तो भारत में 1966 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन जो जे.आर.डी. टाटा के नेतृत्व में बनाया गया। फिर इसके बाद जो है वी.एम. जोशी द्वारा ग्राहक जो पंचायत बनाया गया। विभिन्न राज्यों में इसकी शाखाएं बनाई गई। अब जानते हैं कि उपभोक्ता कल्याण हेतु अनेक संस्थाओं का इस तरह से गठन शुरू हुआ। अब इसके बाद एक यह आंदोलन का स्वरूप ले लिया। जब आंदोलन का स्वरूप ले लिया तो आप जानते हैं इन सब चीजों के दबाव में सरकार ने जो है 24 दिसंबर 1986 उस समय जो राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी जी द्वारा जो है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में रखा गया। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक
पारित हुआ, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित हुआ 24 दिसंबर 1986 को। फिर उसमें कुछ 1993 में 2002 में थोड़ा बहुत संशोधन भी हुआ, संशोधन करके उसको सरल बनाया गया, उसको सुविधाजनक बनाया गया। और जानते हैं कि इसमें जो प्रावधान है, अभी मैं आपको बताता हूं, इसमें जो प्रावधान है कि इसमें कारावास और दंड की व्यवस्था थी। कोई मान लीजिए व्यापारी जो है अनैतिक कार्य करता है तो उसके कुर्की की भी व्यवस्था थी, उसकी संपत्ति जब्त करने की व्यवस्था थी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पंद्रह मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आता रहता है। और नया कानून लागू कब हुआ, तो मैंने आपको बताया कि नया कानून जो है 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ। और ये जो कानून 1986 में जब बना था तो 1986 का जो कानून है वो 15 अप्रैल को लागू हुआ था। 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ था। यह कानून 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। अब समझिए थोड़ा सा। तो मैं बता रहा था इस तरह से ये विकास हुआ। अब मैं यहीं से इसका लिंक जो है 1986 के कानून को लेता हूं। जब 1986 में जब अधिनियम बन गया, 15 अप्रैल को इसको लागू कर दिया गया, तो आप जानते हैं कि इस कानून में जो है अब क्या क्या चीजें थी, थोड़ा सा उस पर मैं चर्चा करता हूं। इसकी विशेषता क्या क्या है। देखिए, ये जो कानून बनाया गया था, उस कानून में उपभोक्ता को परिभाषित भी किया गया था और कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए कोई सामान खरीदता है या सेवा खरीदता है, वो उपभोक्ता है। मतलब जो भी विक्रेता से कुछ खरीदता है, सेवा का उपयोग करता है, वो सब लोग उपभोक्ता है। तो सब लोग ही उपभोक्ता हुआ। तो ये आप जानते हैं कि ये जो कानून 1986 का है उसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि यहीं से भारत में जो है शुरुआत मानी जाती है। मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। भारत में उपभोक्ता जो मंच है, भारत में जो है जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए तमाम संस्थाएं बनाई गई, ये सब जो है यहीं से शुरुआत इसकी मानी जाती है। और जानते हैं कि 1986 में जो कानून बना था उसमें 31 धाराएं थी, 31। अब इसमें क्या क्या विशेषता है वो मैं थोड़ा सा बताता हूं। इस कानून में 1986 में जो कानून बना था उसमें व्यापारिक जो गड़बड़ी होती है, व्यापारिक जो धांधलियां होती हैं, उनके विरुद्ध जो है कानूनी संरक्षण दिया गया। और इसमें इसके दायरे में
वस्तु, बैंकिंग व्यवस्था, चाहे बीमा व्यवस्था, चाहे वित्त हो, चाहे परिवहन हो, टेलीफोन हो, विद्युत हो, आवास हो, मनोरंजन हो, ऊर्जा आपूर्ति हो, जितना भी सोच सकते हैं सब तरह की सेवाओं को इसमें शामिल किया गया था। 1986 का जो कानून था उसमें पहली विशेषता क्या हुआ, इसमें जो है व्यापारिक जो धांधली है, व्यापारिक जो गड़बड़ी है, उसके विरुद्ध जो है कानूनी संरक्षण की व्यवस्था की गई। पहली बार कानून बना तो कानूनी संरक्षण पहली बार, और इसमें वस्तु और सेवाओं, जितनी भी सेवाएं, चाहे बैंकिंग हो, चाहे बीमा हो, चाहे परिवहन हो, टेलीफोन हो, ऊर्जा हो, मनोरंजन हो, तमाम सेवाओं को इसमें शामिल किया गया। अब दूसरा इसका विशेषता समझिए। दूसरा विशेषता यह है कि पहली बार केंद्र और राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई। पहली बार जो है केंद्र और राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई। जो जिला उपभोक्ता फोरम और तमाम जो आप पढ़ते हैं सब यहीं पर स्थापित हुआ था। मतलब उपभोक्ता की समस्याओं के समाधान के लिए न्यायिक निकाय कह सकते हैं कि न्यायिक निकाय का गठन किया गया। अन्यायिक निकाय में जिला फोरम, राज्य स्तर पर आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर आयोग, ये सब इसमें स्थापित किए गए। और तीसरा जो विशेषता है कि जिसमें बताया कि न्यायिक तंत्र की स्थापना की गई जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो यहां पर जो है ये ध्यान रखना है कि जो संस्थाएं बनाई गई थी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, तो जिला स्तर पर जो है जो जिला न्यायाधीश है उसको अध्यक्ष बनाया गया था। जिला न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया। राज्य स्तर पर जो है हाई कोर्ट का न्यायाधीश अध्यक्ष बना। केंद्रीय स्तर पर जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अध्यक्ष बना। और चौथी जो विशेषता इसमें रखी गई थी कि उपभोक्ता द्वारा जो दर्ज शिकायत है उसका जितनी जल्दी हो सके समाधान किया जाएगा। समय सीमा बाउंड नहीं किया गया था, लेकिन कहा गया था जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान किया जाएगा। इसमें जो है उपभोक्ता के अधिकार को एक तरह से परिभाषित किया गया, बताया गया, और ये भी कहा गया कि जो जिला स्तर पर जिला फोरम है, चाहे राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर जो न्यायिक संस्थाएं बनाई गई हैं, वहां पर कोई कोर्ट फीस नहीं देना होगा। और जो पांचवी विशेषता है इस कानून की, जो पुराना कानून है, इसको हम लोग पुराना कानून भी कहते हैं, इस पुराने कानून की जो विशेषता है इसमें जो है
उपभोक्ता के हितों को बढ़ावा देने के लिए पहले जो हम लोग के यहाँ भारतीय मानक संस्थान था, उस भारतीय मानक संस्थान की जगह पर जो है भारतीय मानक ब्यूरो का गठन किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो का गठन किया गया। अब भारतीय मानक ब्यूरो आप लोग पढ़ते हैं, इसकी दो कार्य हैं। भाई भारतीय मानक ब्यूरो जो है उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानक का निर्धारण करता है और एक सिंबल देता है, जैसे आईएसआई आप लोग पढ़ते हैं कि भाई कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, उस पर आईएसआई का मार्क यदि है, मार्क छपा हुआ है, तो इसका मतलब कि वो सामान चेक किया गया है। और जानते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो जो है हम लोगों को जागरूक भी करता है। देखे होंगे टीवी में प्रचार भी आता रहता है। उपभोक्ता मामले का एक विभाग भी बनाया गया, ये भी इस कानून की विशेषता थी। अब जैसा समझिए, एक विशेषता इसकी और भी रही है, भाई उपभोक्ता का क्या अधिकार है। उपभोक्ता का अधिकार है कि हमारी यदि कोई समस्या है तो उसकी सुनवाई हो, शिकायत हम दर्ज करा सकें। तो ये जो जिला फोरम बनाया गया था, इसमें कहा गया था कि जिला फोरम में जो है 20 लाख तक के मामले आ सकते हैं 1986 के कानून में। राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ और केंद्रीय स्तर पर 1 करोड़ से ज्यादा। ये बनाया गया था, अब तो नहीं है ना, अब तो नियम बदल गया है, लेकिन पुराना कानून पहले जान लीजिए। और ये जो जिला स्तर है, इसके मामले को राज्य स्तर पर आप अपील कर सकते थे, राज्य स्तर के मामले को केंद्रीय स्तर पर अपील कर सकते थे। और ये जो केंद्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय आयोग था, केंद्रीय स्तर का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय आयोग। तो ये जो राष्ट्रीय आयोग है, इसके खिलाफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी। ठीक है, ये तो कानून में बताया कि ये हमारा पुराना कानून था। इसमें अब तमाम जब कानून जान जाएंगे तभी तो उसकी पता चलेगी क्या क्या कमियां रही हैं। तो अब इस कानून की क्या क्या समस्या है। 1986 के कानून की समस्या, अब देखिए 1986 के जो कानून की समस्या है उस पर मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूं, क्योंकि उससे जो है थोड़ा सा और भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अब मैं जो बताया कि 1986 में जो कानून बनाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था कि उपभोक्ता का जो हित है उसका संरक्षण करना, जो विभिन्न प्रकार का शोषण होता है, लेन देन में गड़बड़ी होती है, उसको ठीक करना। एक प्रकार से उपभोक्ता के अधिकारों का संवर्धन और संरक्षण का प्रावधान इस कानून में किया गया था। और मैं बताया अभी आपको कि जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोग बनाया गया, तो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की भी स्थापना की गई। एक तो ये बताया जो 3 स्तर पर,
और उपभोक्ताओं का जो अधिकार है उस अधिकार को भी तो 1986 के कानून में परिभाषित किया गया था। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं जिससे आपको ये कानून जो है और क्लियर हो जाए, तभी तो समस्या आपको बता पाऊंगा। एक तो आप देखते हैं कि 1986 के कानून में जो है सुरक्षा का अधिकार दिया गया, सुनवाई का अधिकार दिया गया, उपचार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया और उपभोक्ताओं को जागरूक करने का भी अधिकार दिया गया। और दूसरा चीज क्या बताया हूं कि इसको व्यापक दायरे में, इसमें सभी उत्पाद और सेवाओं को शामिल किया गया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र हुआ, चाहे निजी क्षेत्र हुआ, चाहे सरकारी क्षेत्र हुआ, सबको शामिल किया गया। और अभी बता रहा था कि यह अधिनियम क्यों बनाया गया था, जिससे सरलता से कम खर्च पर, भाई जिला उपभोक्ता फोरम में कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है, तो कम खर्च पर समयबद्ध तरीके से, समय सीमा का उल्लेख तो था नहीं लेकिन समयबद्ध कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो लोग उपभोक्ता फोरम में बैठते हैं वो लोग कहते हैं कि 1 महीने के भीतर जो है आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, 4 दिन में अपनी रिपोर्ट भेजिए। तो समयबद्ध तरीके से जो है समाधान का प्रावधान किया गया, क्षतिपूर्ति के प्रावधान किया गया, दंड की व्यवस्था की गई। और अभी मैं बताया कि त्रिस्तरीय जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर, त्रिस्तरीय एक व्यवस्था बनाई गई। और मैं बताया कि 20 लाख तक के जो मामले हैं जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष आप कर सकते थे। राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़, केंद्रीय स्तर पर जो है 1 करोड़ से ज्यादा। और मैं बताया कि यदि आप जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप राज्य स्तर पर जा सकते हैं, राज्य स्तर के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो आप केंद्रीय स्तर पर जा सकते हैं, केंद्रीय स्तर के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तब देख रहे हैं कि समाधान के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाया गया। इसको सिविल वाद के दायरे में रखा गया। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इसके अधीन जो 1986 का कानून था उसमें तमाम जो अधिकार दिए गए थे, चाहे सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे चयन करने का अधिकार हो, चाहे सुनवाई का अधिकार हो, चाहे उपचार का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार का मतलब यहां पर उपभोक्ताओं की शिक्षा, कि उपभोक्ता को बाजार में मौजूद जो कार्य व्यवहार है उन सब चीजों के बारे में सूचना देना। और जानते हैं कि ये राष्ट्रीय जो आयोग बनाया गया था वो 2 वर्ष के बाद 1988 में बनाया गया था। अब समझिए, तो ये मैं बताया। अब इसका मैं कानून का जो है समस्या बताता हूं कि इस कानून की क्या क्या समस्याएं हैं। देखिए, पहली समस्या तो यह है कि जब समय सीमा का उल्लेख नहीं था तो न्याय प्राप्त होने में काफी समय लगने लगा। पता चले जिला उपभोक्ता फोरम में केस चल रहा है, जिला उपभोक्ता फोरम में जो केस चल रहा है उसमें 2-2, 3-3 साल लग रहे हैं। राज्य स्तर पर गए तो सिस्टमेटिक नहीं था, व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। और दूसरा चीज जो सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में यह कानून प्रासंगिक भी नहीं रह गया। वर्तमान में कानून इसलिए प्रासंगिक नहीं रह गया क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल जो है ई कॉमर्स है। कोई हम लोग जो है मान लीजिए सामान घर पे मंगाते हैं
ये बताइए, इन सब चीजों के बारे में कहां इसमें कुछ कहा गया? आज जो है, जो मार्केट जो डायनेमिक हो गया है, मल्टी लेयर्ड डिलीवरी जो चेन्स है हमें कहते हैं, तमाम जो है मान लीजिए कंपनियां हैं तो केवल वितरण का ही काम करती हैं, उस सामान का उत्पादन नहीं करती हैं। देखिए तमाम होटलों पर लोग खड़े रहते हैं, वो लोग सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। एडवर्टाइजिंग में तमाम तरीके आ गए हैं। तो ये सब जो कानून बनाया गया था 1986 का, वह इन सब चीजों के बारे में जो है प्रबंध नहीं कर पाता था। एक ये भी समस्या, भाई मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग आज होता है, उपभोक्ता नहीं समझ पाता है। भाई आप ही लोग नहीं देखते हैं, कोचिंग वाले हम लोग खूब प्रचार करते हैं, कहां समझ पाते हैं? जब पढ़ते हैं उसके बाद पता चलता है ना कि कौन अच्छा पढ़ाता है, कौन अपना वादा पूरा किया। कह तो दिया जाता है कि ये करेंगे ऐसे करेंगे, कहां पूरा हो पाता है? ये बताइए, अब आपका तो पैसा चला गया, समय भी नष्ट हो गया, तब आपको पता चला तो क्या फायदा हुआ? तो यहां पर जो है इस कानून में यह भी फॉल्ट था कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग जो है उसको नियंत्रित करने का कोई सिस्टम नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसका लक्ष्य होता है। लक्ष्य होता है कि हम इसका उद्देश्य पूरा कर लें। आज मान लीजिए हमें कहते हैं वो उपभोक्ता जानकार नहीं है, तो एनजीओ भी तो केस दायर कर सकता है, सुओ मोटो एक्शन। सुओ मोटो एक्शन की बात की जाती है। तो यहां पर जो है जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है वही सिर्फ जा सकता था। स्वतः संज्ञान के आधार पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी, यह भी एक समस्या था कि सुओ मोटो का इसमें प्रावधान ही नहीं था, कोई एनजीओ केस नहीं दायर कर सकता था। जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग ही दंड दे सकता था। तो ये सब जो समस्या था, इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए जो है नया कानून बनाया गया। आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या थी कि राज्य और जिला उपभोक्ता फोरम जो है एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही जो है दंडात्मक कार्रवाई कर सकता था और कोई उसके पास व्यवस्था नहीं थी। अब ये सब जो समस्या था, इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए जो है ये कहा गया कि हम लोग को नया कानून बनाना चाहिए। अब जैसा समझिए, अब मैं आप लोगों को ये बता दिया ये आपको बता दिया सामान्य पहलू, विकास, भूमिका, 1986 के कानून की विशेषता, समस्या, ये बता दिया। अब उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है 2019 का, अब आपको समझ में आया होगा कि ये सब जो कमी थी, इन कमियों को दूर करने के लिए जो है नया कानून बनाया गया। और मैं बताया कि नया कानून जो है 2019 में बनाया गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो विधेयक था, और इसको जो है 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। अब ये जो कानून बना, इसका प्राथमिक उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता के अधिकार को बढ़ावा देना। उपभोक्ता के अधिकार को बढ़ावा देने का मतलब उसकी सुरक्षा करना, संस्थाओं को उत्तरदायी घोषित करना, और सबसे बड़ी बात है कि उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम 2019 में बनाया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको बोलते हैं अन्वेषण महानिदेशक, की बात इसमें की गई।
और शिकायत के लिए, मुकदमा दायर करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा भी तैयार किया गया। भ्रामक विज्ञापनों से रक्षा के लिए भी इस कानून में प्रावधान किया गया। अब देखिए, इस कानून को बनाने का मतलब यह भी था कि उपभोक्ता विवाद में जो समस्या है उसको सरल करना और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र इस प्रकार बनाना जिससे जो है समस्या का समाधान जो है निश्चित समय के भीतर हो सके। अब जानते हैं कि जब ये इसका उद्देश्य रखा गया तो इस कानून की विशेषता भी ऐसा होगा। इसको 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। अब नए कानून की क्या क्या विशेषता है, जरा उस पर हम चर्चा करते हैं। 2019 के अधिनियम की विशेषता, अब देखिए 2019 के अधिनियम की जो विशेषता है उसमें एक एक मैं समझाता हूं, और आप लोग तो वीडियो को धीमा करके लिख भी लेते हैं, और आप लोगों के नोट्स पे भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी लिख सकते हैं। देखिए, पहला चीज यह है, इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन की बात की गई। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, इसको बोलते हैं सीसीपीए। सीसीपीए का मतलब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी बनाया गया, एक तो सबसे बड़ा प्रावधान इसका जो पहला प्रावधान कर सकते हैं कि एक संस्था बनाया गया, और इस संस्था का उद्देश्य है कि उपभोक्ता को जागरूक करना, उसके हितों की सुरक्षा करना, कानून को लागू करवाना, जो संस्थाओं की शिकायत है उसको सुनना, जो वस्तु और सेवा है यदि सेवा सही नहीं है तो फिर उसको गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए कहना या सेवा की वापसी करवाना। तो एक तो आप जानते हैं कि ये जो संस्था बनाया गया, इस संस्था में जो है, इस संस्था का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन होगा? उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण, जो हमारे यहां खाद्य और सार्वजनिक वितरण जो मंत्री है केंद्रीय स्तर पर, लिख देता हूं, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री, इसका अध्यक्ष होगा। और उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष के लिए कहा गया कि ये जो मंत्रालय है तो राज्य मंत्री, इस मंत्रालय का राज्य मंत्री उपाध्यक्ष होगा। और इसके सदस्य, तो सदस्य जो है 34 अन्य सदस्य, और 34 अन्य सदस्य शामिल होंगे। तो इसमें जो है उत्तर के राज्य, चाहे दक्षिण के राज्य, चाहे उत्तर पूर्व के राज्य, चाहे पश्चिम के राज्य, सभी राज्यों के
सभी राज्यों, सभी क्षेत्रों से जो है उपभोक्ता मामलों के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। एक तो प्रावधान ये। दूसरा प्रावधान समझिए, दूसरा प्रावधान इसमें यह किया गया, मैं अभी आपको बताया कि उपभोक्ता विवाद अधिनिर्णय प्रक्रिया जो है उसको इसमें सरल बनाने का प्रयास किया गया। राज्य और जिला स्तर पर जो आयोग थे उसको सशक्त करने का प्रयास किया गया, जिससे वो अपने स्वयं के आदेशों का समीक्षा कर सकें, अपने आदेशों को लागू करा सकें। इसमें एक बात ये कहा गया, मतलब कि इसको कह सकते हैं कि उपभोक्ता विवाद अधिनिर्णय प्रक्रिया का सरलीकरण, और इसके तहत कहा गया कि 21 दिन के भीतर, यदि मान लीजिए 21 दिन के भीतर स्वीकार्यता के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया जाता है, इक्कीस दिन के भीतर यदि मान लीजिए जिला उपभोक्ता फोरम या तमाम चीजें यदि किसी चीज को स्वीकार नहीं कर पाती हैं, आपने शिकायत किया, ऐसे समझिए आपने शिकायत किया और 21 दिन के भीतर सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है, तो स्वतः यह स्वीकार्य मान लिया जाएगा कि यह केस बन गया। एक तो यह इसमें प्रावधान। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिला उपभोक्ता फोरम हुआ, चाहे राज्य फोरम हुआ, चाहे राष्ट्रीय फोरम हुआ, तो उपभोक्ता आयोग तक पहुंच को जो है सुगम बनाने के लिए आप ई फाइलिंग के माध्यम से भी केस दायर कर सकते हैं। जैसे आज देखिए कोरोना काल में जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी तमाम राज्य स्तर पर उपभोक्ता फोरम में तमाम सुनवाई चल रही है, तो इसी कानून की देन है। और तीसरा जो इसमें प्रावधान किया गया है, वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र मतलब मध्यस्थता के लिए जो मध्यस्थता प्रक्रिया है, मीडिएशन सेल उसको कह सकते हैं। मीडिएशन सेल्स तो मीडिएशन सेल्स की स्थापना की बात की गई। और एक सबसे बड़ी बात है कि उपभोक्ता आयोग के तत्वाधान में स्थापित होने वाले मीडिएशन सेल जो बनाया गया, उस मीडिएशन सेल के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ मध्यस्थता के माध्यम से निपटान के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए लोक अदालतें, तो लोक अदालत में जो सुनवाई होती है उसकी अपील कहां कर सकते हैं? कहीं भी नहीं।
आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं। जो लोक अदालत जो निर्णय देगा वो अंतिम निर्णय माना जाता है। तो उसी तरह से मध्यस्थता के माध्यम से कोई समाधान किया गया तो आप दोबारा फिर नहीं जा सकते हैं, किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं। और चौथा बात जैसा समझिए, जो आजकल ई कॉमर्स चल रहा है, तो ई कॉमर्स के बारे में भी इसमें प्रावधान किया गया। ई कॉमर्स के बारे में क्या प्रावधान किया गया? जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, भाई ई कॉमर्स तो मान लीजिए गूगल है, तमाम जो चीजें, तो गूगल तो अमेरिका का है ना, उसका ओरिजिन तो अमेरिका है ना, भारत में भी सेवा दे रहा है। तो जो आपूर्ति कर रहा है, जो हम लोग पैसे का भुगतान करते हैं, इसके बारे में सब वो सूचना लिखेगा। हम लोग कोई चीज परचेज करते हैं तो उसके पहले टर्म एंड कंडीशन सब लिखेगा। और ई कॉमर्स के बारे में यह कहा गया कि यदि हम कोई शिकायत करते हैं तो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देना अनिवार्य है कि आपकी शिकायत हमको मिल गई है। और शिकायत प्राप्ति की तिथि से 1 माह के भीतर जो है इसका निवारण करना होगा। और बाकायदे इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति भी करनी पड़ेगी। शिकायत निवारण अधिकारी कर सकते हैं। शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति करनी पड़ेगी। और ई कॉमर्स के बारे में इसमें प्रावधान में कहा गया कि यदि दोषपूर्ण सेवा है, मात्रा में कमी है, विलंब से कोई सामान आता है, ये सब इसमें शामिल होगा। अनजस्टिफाइड जो प्राइस है, मैनिपुलेटिंग द प्राइस है, मतलब कि कीमतों में हेरफेर, इन सब चीजों को इसमें जो है कहा गया ये सब अपराध की श्रेणी में आएगा। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से एक प्रावधान एक किया गया, 5वां जो प्रावधान है, प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात की गई। प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब यहां पर यह है कि कोई दोषपूर्ण वस्तु की आपूर्ति होती है, त्रुटिपूर्ण सेवा यदि मान लीजिए दिया जाता है, तो त्रुटिपूर्ण सेवा यदि दिया जा रहा है, किसी को हानि होता है, कोई क्षति होता है, तो क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है। कोई सेवा प्रदाता है, उत्पाद विक्रेता है, तो वह क्षतिपूर्ति देगा। उसको बोलते हैं उत्पाद उत्तरदायित्व।
तो उत्पाद उत्तरदायित्व की बात की गई। और मैं बताया कि इसमें जो है दंड की भी व्यवस्था की गई है। दंड की व्यवस्था का मतलब कि न्यायालय पहली बार किसी को दोषी पाता है तो 2 वर्ष के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है। दंड संबंधी प्रावधान तो आप देखते हैं कि 2 वर्ष के लिए जो है लाइसेंस पहले सस्पेंड किया जाएगा, और यदि दोबारा दोषी पाया जाता है तो आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसमें अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए तक का कोई मामला है तो आपको कोई शुल्क नहीं देना है। यदि कोई मान लीजिए केस दायर करता है, अब बाद में पता चलता है कि सही उसने केस दायर किया है, अज्ञात उपभोक्ता भी कोई केस दायर कर सकता है, तो सब जो पैसा है उसके लिए एक फंड बनाया गया है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, उसको बोलते हैं उपभोक्ता कल्याण कोष कंज्यूमर वेलफेयर फंड, CWF इसको कहते हैं। इसमें CWF बनाया गया जिसमें पैसा जमा कर दिया जाएगा, एक अलग से कोष बनाया गया, और 3 महीने पर जो है क्या क्या समाधान हुआ, केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट देना होगा। तो ये सब जो कानून में जो बनाया गया, ई कॉमर्स के बारे में बताया गया, या प्रोडक्ट लायबिलिटी के बारे में कहा गया, दंड की व्यवस्था की गई। अब इसमें मैं बताया अभी आपको इसमें भी कुछ समस्या है। अब क्या क्या समस्या है थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। नए कानून की समस्या, अब देखिए नए कानून की जो समस्या है, पहली कि कुछ जो प्रावधान बनाए गए हैं उसमें स्पष्टता का अभाव है। जिसमें बताया कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो बनाया गया, CCPA जो बनाया गया है, अच्छा कदम है, लेकिन इस पे स्पष्टता नहीं है। जैसे मान लीजिए यह जो प्राधिकरण कैसे कार्य करेगा, इस प्राधिकरण से कुछ पूछताछ करना है, कुछ इस प्राधिकरण ने गलती किया तो कैसे उसका समाधान होगा। तो CCPA कैसे कार्य करेगा ये भी स्पष्ट नहीं। और दूसरा चीज ये है कि CCPA का जो कोई समस्या है तो राष्ट्रीय स्तर पर आप जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो क्या परिस्थितियां होंगी, क्या मापदंड होगा, राष्ट्रीय आयोग किस प्रकार सुनवाई करेगा, यह सब स्पष्ट नहीं है। और तीसरी जो समस्या इसमें है, क्रियान्वयन चुनौती कह सकते हैं। ये बताइए, जिला उपभोक्ता फोरम है तो वहां पर जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को पहले भरना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, उपभोक्ता जागरूक नहीं है, उपभोक्ता अपने अधिकार को नहीं जानता है,
तो उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। अधिकार क्षेत्र के जो प्रावधान है वो भी क्लियर नहीं है, ये भी एक समस्या है। और एक जो समस्या दिखाई दे रहा है कि जो त्रिस्तरीय ढांचा है, उनके दायित्वों को निर्धारित नहीं किया गया। यहां दायित्व का मतलब सिर्फ पैसे रुपए की बात नहीं है, जैसे मैं बताया, अभी मैं उसको क्लियर करूं। अब जानते हैं कि ये तो बता दिया गया, जो नया कानून है जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर, तो नए कानून में तो कह दिया गया कि भाई जिला स्तर पर नए कानून में क्या है, 1 करोड़ तक सुनवाई हो जाएगी। राज्य स्तर पर क्या होगा, 1 करोड़ से 10 करोड़, और राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, 10 करोड़ से ज्यादा। ये तो लिख दिया गया, लेकिन मामले जो है किस तरह से सुने जाएंगे, कोई समस्या आएगी तो उसका निदान कैसे होगा, ये सब अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। अब जैसा देखिए, ये सब तो इस कानून में भी समस्या है, लेकिन सब मिला जुलाकर 2019 का जो अधिनियम है, उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, न्याय के त्वरित वितरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कानून है। इसमें जो मध्यस्थता की बात की गई, जो ई कॉमर्स की बात की गई, उत्तर आधुनिक समाज की जो आवश्यकता है उसकी बात की गई, वैश्विक व्यवस्था से जो कानून को जोड़ा गया, ये सब इसके सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन फिर भी इसमें कमियां हैं जो भविष्य में दूर किया जाएगा। अब इसमें एक चीज और भी है कि हम लोग जो है थोड़ा सा पुराना कानून 1986 और नया कानून 2019 में जो बना है, उसमें 3-4 अंतर जरा सा देख लेते हैं। देखिए, पहला चीज तो यह है कि पुराने कानून में कोई रेगुलेटरी एक्ट नहीं बना था, कोई रेगुलेटर नहीं था, कोई सेपरेट व्यवस्था नहीं थी। नए कानून में मैं अभी आपको बताया हूं कि सीसीपीए की व्यवस्था की गई। अभी मैं बता रहा था कि यहां पर देख रहे हैं कि 20 लाख तक जिला स्तर पर, 20 लाख से 1 करोड़ राज्य स्तर पर, 1 करोड़ से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर पर पुराने कानून में व्यवस्था थी। और नए कानून में जो व्यवस्था है अभी मैं बताया हूं, ये देखिए, जिला स्तर पर 1 करोड़, राज्य स्तर पर 1 करोड़ से 10 करोड़ और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से ज्यादा। तीसरा जो डिफरेंस है कंज्यूमर कोर्ट को लेकर, आप देख रहे हैं कि पुराने कानून में जो व्यवस्था था, जहां से आपने सामान खरीदा है वहीं पर आप केस दायर कर सकते हैं, और यहां पर नया कानून जो है आप इंटरनेट के माध्यम से भी केस दायर कर सकते हैं। तो व्यापक हो गया है। और चौथा जो चीज है, आप देख रहे हैं पुराने कानून में कोई ई कॉमर्स की व्यवस्था, जो मीडिएशन सेल है उसकी कोई व्यवस्था नहीं। नए कानून में ये सब व्यवस्था बनाया गया। तो ये सब देख रहे हैं कि अंतर भी है। और एक चीज में बताया आपको कि इसमें जो है, जो ये जो उपभोक्ता
संरक्षण कानून जो बनाया गया है, तो एक इसमें जो विद्युत के लिए आया है थोड़ा उसको बताते हैं। ये हो गया पुराने नए कानून में अंतर बताया। विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार संबंधी जो नियम है उस पर ज्यादा समय चर्चा कर दूं थोड़ा सा। विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020। देखिए 21 दिसंबर 2020 को विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार के लिए जो है एक अधिसूचना जारी किया गया। जिससे जो है जो विद्युत उत्पादक जो कंपनियां हैं, विद्युत वितरण जो कंपनियां हैं, उनका जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। बिजली की निरंतर आपूर्ति होती रहे। तो इस नियम में, कानून तो नहीं कह सकते, एक नियम कह सकते हैं क्योंकि एक अधिसूचना जारी किया गया था। इसमें जो है वेबसाइट हुआ, मोबाइल ऐप हुआ, इस तरह से जो है व्यवस्था सब किया गया कि आप वहां पर भी शिकायत कर सकते हैं। इसमें विद्युत के लिए जो है अधिकार और दायित्व की बात की गई। किस तरह से, थोड़ा सा उसको मैं बताता हूं। नए कनेक्शन जारी करने के लिए उसमें कहा गया कि मेट्रो शहर में 7 दिन के भीतर नया कनेक्शन दे दिया जाए। नगर पालिका क्षेत्रों में 15 दिन के भीतर नया कनेक्शन मिल जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा। तो नया कनेक्शन जारी करने के लिए जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, समयबद्ध होनी चाहिए। और आवेदक जो है ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। बिना मीटर के कोई कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। कोई मीटर खराब है तो उसको बदला जाएगा। इसमें बिलिंग और भुगतान की बात की गई। बिलिंग और भुगतान का मतलब ये होगा पारदर्शिता। उपभोक्ता शुल्क में, बिलों में पारदर्शिता रखा जाएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में आप भुगतान कर सकते हैं। जैसे आजकल हम लोग जो है ऑनलाइन भी भुगतान कर देते हैं। अग्रिम भी भुगतान की व्यवस्था होगी। कोई मान लीजिए अमेरिका जा रहा है, साल भर का पैसा पहले ही जमा करके चला गया, उसमें से कटता रहेगा। इसमें कहा गया कि जो भी कंपनियां बिजली का वितरण कर रही हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे निजी कंपनियां हैं, यदि कोई गड़बड़ी होता है तो उपभोक्ताओं को जो है मुआवजा भी देंगे। और एक शिकायत समाधान व्यवस्था भी किया गया है। शिकायत समाधान व्यवस्था का मतलब यह है कि कंज्यूमर और प्रोज्यूमर के जो प्रतिनिधि होंगे इसमें शामिल होंगे। कोई भी शिकायत है तो 45 दिन के भीतर यह शिकायत पूरा कर लिया जाएगा। तो ये एक बनाया गया है छोटा सा। तो ये जो कानून था ये हम लोग पढ़ा दिए। अब इसके बाद आगे हम लोग फिर टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।